पहले बात आती है कि हम एचसीएफ कहते किसे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाती है वह हमारी एचसीएफ कहलाती है। यानी जिन संख्याओं का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है वह संख्या, यानी एचसीएफ में क्या, कोई भी संख्या यदि पूर्ण विभाजित हो जाती है तो एचसीएफ है, और यदि शेषफल बच जाता है तो वह एचसीएफ नहीं होगी। तो कैसे, जैसे कि पहला सवाल आता है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की फॉर्म होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालने से पहले ज़रूरी है कि हमको डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालना आता हो। तो डिवीज़न मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते देखेंगे यहाँ कि 135 का डिवाइड दिया हमने 225 में, कितनी बार गया, एक बार। 135 एकम 135, 5 में से 5 गए 0, इसने इससे एक कैरी ले ली, 12 में से 3 गए 9। अब 90 का भाग देंगे हम 135 में, तो 90 एकम 90, यहाँ बचा 5, 13 में से 9 गए 4, और ये हो गया 45 दूनी 90। तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ हमारा, एचसीएफ आया यहाँ पर हमारा 45। किससे, यू की वो डिवीज़न मेथड द्वारा एचसीएफ कितना आया, 45। जितना एचसीएफ हमारा डिवीज़न मेथड द्वारा आता है उतना ही एचसीएफ हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भी एचसीएफ वही आएगा जितना डिवीज़न मेथड द्वारा आया है। तो करेंगे क्या, जिस संख्या में तुम भाग दे रहे हो वो आएगी ए की जगह, और जितनी बार, और जिससे भाग दे रहे हो वो आएगी बी की जगह, जितनी बार भाग गया है वो आएगा क्यू की जगह, और जो बचा है वो आएगा आर की जगह। तो ए कितना हो गया, ए हो गया यहाँ मेरा 225। मैंने डिवाइड कितने से दिया, 135 से। कितनी बार गया, एक बार गया, और रैम कितनी बची थी, 90। अब देखेंगे यहाँ दोबारा में हम डिवाइड कितने में दे रहे हैं, 135 में। किससे दे रहे हैं, 90 से। कितनी बार गया है, एक बार। रैम कितनी बची है, 45। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है थ्योरम में जो, कि आर इक्वल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब आर इक्वल 0 आ जाएगा तो जो हमारा एचसीएफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आर इक्वल का आया, आर क्या आया था, 90, तो ये नॉट इक्वल हो गया। ऐसे ही यहाँ क्या आया, आर यहाँ पर आया हमारा 45। आगे करेंगे, आगे क्या, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो ए की जगह, जिससे दे रहे हैं वो बी की जगह, जितनी बार गया है वो क्यू की जगह, और जो रैम बची है वो 0। तो आर बराबर क्या आ गया, 0। अतः शेषफल 0 है, अतः शेषफल 0 है। तो 135 और 225 का मासा या एचसीएफ 45 है। नेक्स्ट सवाल आता है कि 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही पहले हम इस सवाल को किससे करेंगे, पहले हम इसको करेंगे डिवीज़न मेथड से, और डिवीज़न मेथड से करने के बाद फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करेंगे। तो 196 का भाग दिया हमने 382 में, गया एक बार, 196 एकम 196, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया 1, उतारा 2। अब 196 का भाग देंगे हम 1862 में, तो कितनी बार जाएगा ये, 9 बार जाएगा। 9 बार गया, 9 छिंग 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 नाम 81 और 5 86, हासिल लगी 8, 9, 9 एकम 9 और 8 17। तो ये बचा, 12 में से 4 गए 8, और ये बचा 0। ये कितना बचा है भाई, ये बचा है हमारा 0, और ये क्या हो गया, 8 में से 7 गया 1। अब क्या उतारा हमने, अब उतारी हमने 0। अब 196 का भाग देंगे हम किस में,
1080 में। तो ये कितनी बार जाएगा, 1096 गुणा 5, 5 30 की 0, हासिल लगी 3, हासिल लगी 3, 9 पंजे 45 और 3 48, हासिल लगी 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो ये क्या आया है भाई, ये आया है हमारा 980। तो यहाँ 1080 नहीं, यहाँ भी 12 में से 4 गए, कितने बचे 8, इसने एक इसको हासिल दे दी, 15 में से 6 गए, कितने बचे 9। तो यहाँ कितना आ गया 980। तो जब 196 का भाग देंगे हम 980 में, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये हो गया 980। तो SCF क्या आ गया यहाँ हमारा, SCF आया यहाँ हमारा कितना 196, किससे, डिवीजन मेथड से। अब इसी को हम यहाँ लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R। तो A कितना है हमारा, जिस संख्या में हम डिवाइड देते हैं वो हमारी A होती है, यानी 38,220 हमारा A है। B कितना है हमारा 196, डिवाइड कितनी बार गया 195 बार। R की वैल्यू कितनी थी हमारी 0, तो R इक्वल क्या आ गया 0। तो लिखेंगे अतः शेषफल 0 है तो 196 और 38,220 का SCF या मासा 196 होगा। कितना होगा 196। क्या किया है हमने, पहले 196 का भाग दिया 382 में, गया एक बार, 12 में से 6 गए 6, इसने इसको एक कैरी दे दी, यहाँ बच्चे 7, इसने इससे एक कैरी ले ली, 17 में से 9 गए 8 बचे, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गया, 1 उतारा 2। 196 का भाग दिया, फिर हमने 1862 में ये गया 9 बार। तो यहाँ जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 196 से, 9 छिंग 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 नाम 81 और 5 86, हासिल लगी 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो 12 में से 4 गए 8, इसने एक इसको कैरी दे दी, इधर रह गए 5, तो 5 में से 6 नहीं जा सकते, तो इसने 8 से कैरी ले ली, 15 में से 6 गए 9, उतारा ये 0। फिर हमने 196 का डिवाइड दिया कितने में 980 में, तो 196 का डिवाइड गया 980 में 5 बार। तो ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया, तो यहाँ पे रैम क्या बची 0। जब रैम 0 हो जाती है तो SCF हमारा वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो SCF कितना आ गया हमारा 196। फिर इसी को हमने क्या किया, जो हमने डिवीजन मेथड में लिखा है सब कुछ, उसको यहाँ लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो A की वैल्यू क्या होती है हमारी, जिस संख्या में हम डिवाइड देते हैं वो हमारी A की वैल्यू होती है, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो B की है, और जितनी बार डिवाइड जाता है वो हमारी Q की है, और जो रैम बचती है वो हमारी R की वैल्यू है। तो A की जगह 38,220 डिवाइड किससे दिया 196 से, कितनी बार गया 195 बार, रैम क्या आई 0 आई। तो अतः शेषफल 0 है, तो 196 और 38,220 का SCF या मासा 196 होगा। तीसरा सवाल आता है यही 867 और 255 का। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम इसको डिवीजन मेथड द्वारा करेंगे, 255 और 867। तो 255 का 867 में डिवाइड जाता है 3 बार, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में 7 गया 1। तो अब 102 का भाग देंगे हम 255 में, तो देखेंगे कितनी बार जाएगा 102 तिया। तो ये तो 102 तिया तो हो गया 306, और हमको क्या लेना है, कम लेना है। तो जब हम 102 का 255 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 2 बार। तो ये क्या आ गया 204, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गई बचे 5। तो हम 51 का डिवाइड देंगे 102 में, 51 एकम 51 और 51 दूनी 102। तो SCF क्या आ गया, SCF आ गया यहाँ हमारा 51। तो ये हो गया
अब इसको लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो कैसे लिखते हैं कि जिस संख्या में हम डिवाइड दे रहे हैं वो आती है ए की जगह, और जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो आती है बी की जगह। जितनी बार डिवाइड जा रहा है वो आता है क्यू की जगह, और जितनी रैम है वो क्या है, जो रैम है वो आती है, जो शेषफल बचेगा वो आएगा हमारा आर की जगह। तो ये हो गया ए की जगह 867, बी की जगह 255, क्यू की जगह कितनी बार गया, 3 बार गया 3, और रैम कितनी हो गई हमारी यहाँ 102। पर ये रैम आर नॉट इक्वल 102, यानी जो रैम है वो क्या कह रहा है, जो रैम है वो हमारी 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो 0 तो आई नहीं है, तो क्या कर दिया, नॉट इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, फिर जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो तो ए की तरफ, और जिसमें डिवाइड दे रहे हैं वो तो हमारा ए की तरफ, और जिससे दे रहे हैं वो बी की जगह, और जितनी बार गया है वो क्यू की जगह, और जो रैम है वो कितनी बची है 51, वो किसकी जगह, आर की जगह, आर नॉट इक्वल। अब क्या करेंगे आगे, अब फिर आगे भी ऐसे ही करना है, जिसमें दे रहे हैं वो ए की जगह, जिससे दे रहे हैं वो ए की जगह, जितनी बार गया है वो क्यू की जगह, और जितनी रैम है वो आर की जगह। तो रैम क्या बची थी, 0 बची थी। अतः शेषफल 0 है, तो 867 और 255 का मासा या HCF कितना होगा, 51 होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। अगला क्वेश्चन आता है, दर्शाइए कि अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स, यानी कोई भी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पर यहाँ उसने क्वेश्चन में कह दिया कि धनात्मक यानी पॉजिटिव की बात कर रहा है। वो किसके रूप में होना चाहिए, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होना चाहिए। तो लिखेंगे, माना ए और बी कोई भी धनात्मक पूर्णांक हैं जहाँ पर b बराबर 6 है। तो ये a बराबर BQ+R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है
यानी ए और बी मैंने कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं, जहाँ पर बी बराबर क्या है 6। तो देखेंगे यहाँ, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की फॉर्म है वो क्या होती है, 0 <r, और यहाँ होता है हमारा r और <6। यानी जो r की जो हमारी वैल्यू है वो क्या होंगी, 6 से छोटी ही होंगी। यानी जैसे 6 से छोटे कौन कौन से नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5, कौन कौन से होंगे। यहाँ जो r की वैल्यू है वो क्या 6 से छोटी ही ली जाएंगी। जैसे कि r बराबर 0 1 2 3 4 5। यहाँ देखना क्या होता है, जो ये वाली संख्या है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ये वाली काम करती है हमारा हमेशा बी का। किसका काम करेगी, ये बी का। और जो रैम है, जो आर की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू काम करेंगी हमारी आर का। बट हमको ध्यान रखना है, जो हम आर की वैल्यू लेंगे वो जो हमारी बी की वैल्यू है उससे एक कम तक लेते हैं। जैसे कि यहाँ बी की वैल्यू 6 थी, तो आर की वैल्यू हम 0 से 5 तक लेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए, तो बी की जगह क्या था मेरा 6, तो और आर बराबर क्या था 0, तो ये क्या आ गया, ए बराबर 6 क्यूब। अब अगला स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फिर करेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पर आर बराबर क्या है, आर बराबर 1, तो ए बराबर बी की वैल्यू हमारी 6 थी 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू थी 1, तो ये क्या हो गया 6 क्यू प्लस 1। ऐसे ही हम पूरे 5 स्टेप तक निकालेंगे, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। यानी जो बी की वैल्यू है वो तो फिक्स रहेगी, जो यहाँ आर की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। तो आगे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर कितना है 2 है, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। फिर अगला स्टेप आता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर क्या है, आर बराबर 3 है, तो ए की बी की वैल्यू कितनी थी 6 थी, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 6 क्यू प्लस 3। ऐसे ही अगला स्टेप करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर बराबर 4, तो बी की वैल्यू हमको पता थी 6, तो 6 क्यू प्लस 4। ऐसे ही हमको हर एक नंबर के लिए निकालना है, जितने भी नंबर 6 से कम होंगे उन सब के लिए निकालना। ये नहीं है कि क्वेश्चन में 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ही दिया, डायरेक्ट इनके लिए निकाल दिया, तो इस पर नंबर भी कट सकते हैं यदि डायरेक्ट निकालोगे इन तीनों के लिए कि 1 3 5, और बीच की संख्या कहेंगे, बीच की संख्या गायब। तो ए बराबर हो गया 6 क्यू प्लस 4। अब निकालेंगे हम आर बराबर 5 के लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पुट आर इक्वल टू 5, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। ये हो गए हमारे तीनों स्टेप। अब जो हमसे प्रूव करवा रहा है उसको हम लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे कि 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का नहीं है, और यह एक सम धनात्मक पूर्णांक है। यानी जो हमारी यहाँ संख्या आ रही है वो सम संख्या आ रही है, 6 क्यू प्लस 2। यहाँ रैम से मतलब है, रैम कैसी आ रही है हमारी, इवन नंबर आ रही है यहाँ।
तो 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4, तो ये कैसा हो गया, ये हमारे सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। पर इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का। तो लिखेंगे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का हो सकता है। किया कैसे है, क्वेश्चन में कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो माना ए और बी कोई भी धनात्मक पूर्णांक हैं जहाँ पर बी बराबर 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो हमारे क्यू के साथ में जो वैल्यू होती है वो हमारे बी का काम करती है। अब फॉर्म होती है हमारी ए बराबर 6 प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो जो हम यहाँ आर की वैल्यू लेते हैं वो हमेशा जो हमारी बी की वैल्यू होती है उससे कम करके ली जाती है। जैसे यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी 6 थी, तो बी की वैल्यू कितने तक, आर की वैल्यू कितने तक होगी, 5 तक होगी। यदि बी की वैल्यू यहाँ 4 होती तो आर की वैल्यू हमारी कितने तक होती, 3 तक होती। यदि बी की वैल्यू यहाँ 8 होती तो आर की वैल्यू कितनी लेनी पड़ती, हमको 7 तक लेनी पड़ती, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते। इसी तरीके से जो यहाँ बी की वैल्यू है वो कितनी है, 6, तो आर की वैल्यू मैंने कहाँ तक ली, 5 तक। तो पहले मैंने फॉर्म लिखी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा। तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की फॉर्म, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी की वैल्यू कितनी थी मेरी, 6 थी, और आर की वैल्यू कितनी थी, 0। तो दोनों को ऐड किया तो 6Q। फिर सेकंड स्टेप ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो मेरी बी की वैल्यू है वो तो हर स्टेप में सेम ही रहेगी, जो आर की वैल्यू है वो हर स्टेप में चेंज होती रहेगी। तो यहाँ आर बराबर मैंने क्या माना, 1। तो ए बराबर तो मैंने यहाँ आर बराबर क्या माना है, यहाँ मैंने आर बराबर माना 1, तो ए बराबर आ गया 6Q प्लस 1। फिर दोबारा अगले स्टेप में आर बराबर क्या माना, 2। तो जो बी की वैल्यू है वो तो सेम थी 6Q, आर की वैल्यू चेंज हो गई 2। अगले स्टेप में आर की वैल्यू क्या होगी, 3, तो 6Q प्लस 3। अगले स्टेप में आर की वैल्यू क्या होगी, 4, तो ए बराबर 6Q प्लस 4। अगले स्टेप में आर की वैल्यू क्या होगी, 5, तो ए बराबर 6Q प्लस 5। अब ये हमसे केवल पूछ रहा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो हमने यहाँ लिख दिया जो हमारी इवन नंबर थे 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, ये हमारे इवन नंबर हैं। तो 6Q प्लस 2 और 6 प्लस 4 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का नहीं है, और यह एक सम धनात्मक पूर्णांक है। और जो हमारा 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 है वो कैसा है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन। जहाँ पे समूह की बात होती है, जहाँ पर समूह की बात होती है वहाँ पर SCF निकाला जाता है। जैसे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तो पहले बात हो रही है समूह की, जहाँ पे समूह की बात होगी वहाँ पे SCF निकाला जाएगा। दूसरी चीज़ आती है फिर यहाँ पर कि जहाँ पर अधिकतम शब्द का यूज हो गया, अधिकतम मतलब हो गया हाईएस्ट, तो जो अधिकतम शब्द का यूज हो गया वहाँ पे SCF निकाला जाता है, और जहाँ पे न्यूनतम शब्द का यूज होता है वहाँ पर LCM निकाला जाता है। तो अधिक हमको कैसे मालूम पड़ेगी, डेफिनेशन होती है SCF की, यानी मासा की। मासा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और SCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो SCF की डेफिनेशन है वो ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से
पूर्ण विभाजित हो जाए। तो बड़ी से बड़ी यानी किसकी बात हो रही है, अधिकतम की। बड़ी को हम अधिकतम भी कह सकते हैं, तो किसकी बात हो रही है, बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, HCF निकाल देंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 4 616 और 616 और 32 का। तो पहले हम इसको करेंगे HCF किसके द्वारा, डिवीजन मेथड द्वारा। करना कैसे है, चाहो तो हम इसको पेपर में आ गया, यदि हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भी कर सकते हैं। तीनों से HCF निकाल सकते हैं, पर मैं इसका इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकाल रहा हूँ क्योंकि जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और जो HCF निकलवा रहा है वो किसके द्वारा निकलवा रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यदि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है और वो बोलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कीजिए तो करना, नहीं तो तीनों मेथड हैं, तीनों मेथड में से आप किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। यदि पेपर में लिख कर नहीं देता है कि किस मेथड का यूज करना है, तब आप तीनों में से इसके लिए किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। और यदि पेपर में लिख के दे देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कीजिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ही करना होगा। यदि कह देगा प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा कीजिए, तो प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा करना होगा। यदि कह देगा डिवीजन मेथड द्वारा कीजिए, तो डिवीजन मेथड द्वारा करना होगा। यदि तीनों में से किसी की भी नहीं कहता है, तो आप किसी भी एक से कर सकते हो। तो 32 से कम 32, ये 11 में से 2 गए तो कितने बचे भाई, 9, और यहाँ 5 में से 3 गए 2। अब 32 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 32 नम्मा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 32 नम्मा हो गया 288। 16 में से 8 गए 8, 16 में से 8 गए 8, 8 का भाग किस में देंगे, 32 में कितनी बार गया, 4 बार। तो ये HCF हो गया हमारा कितना, HCF हो गया हमारा 8। कैसे करेंगे अब इसको, तो जिस A बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कर रहा हूँ, डिवीजन मेथड द्वारा ये हो ही गया है। डिवीजन मेथड द्वारा कैसे किया है, 32 का डिवाइड दिया, 61 में 1 बार गया, 11 में से 2 गए 9, इसने इसको एक कैरी दी थी, 5 में से 3 गए 2 उतारा 6। तो 32 का डिवाइड दिया हमने 296 में कितनी बार गया, 9 बार। तो 32 नंबर 288, 16 में से 8 गए 8, तो ये उतार लिया 32, 8 का डिवाइड 32 में 4 बार, तो HCF कितना आ गया, 8 आ गया। तो जिस संख्या में हम डिवाइड दे रहे हैं वो आती है A की जगह, और जिससे दे रहे हैं वो B की जगह, और जितनी बार जाता है वो Q की जगह, और जो रैम बचती है वो R की जगह। रैम बची 8, R नॉट इक्वल 8। अब क्या करेंगे, अब आगे जिस संख्या में हमने डिवाइड दिया है वो तो आएगी हमारी A की जगह, जिससे दे रहे हैं वो B की जगह, जितनी बार गया है वो Q की जगह, और जो रैम बची है वो कितनी है, R की जगह आएगी 0 है। तो R इक्वल 0, तो लिख देंगे अतः शेषफल 0 है तो 616 और 32 का मासा 8 होगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अधिकतम आ जाए, अधिकतम मैक्सिमम दोनों एक ही बात हैं, या ग्रेटेस्ट, इस कंडीशन में हम हमेशा HCF करते हैं। पर किस तरीके से, अब कभी कभी जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24, 32 से पूर्ण विभाजित हो सके। यानी हमको कैसे मालूम पड़ेगी कि अब हमको यहाँ HCF निकालना है, तो क्या शब्द यूज हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी हमको कैसे मालूम पड़ेगी कि बड़ी किसी बड़ी को देख कर ही हम HCF निकालेंगे, भाई हम LCM भी तो निकाल सकते हैं। हमको ऐसे मालूम पड़ जाता है कि पहले जो हमारी HCF की डेफिनेशन है वो क्या है कि
वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या यूज हुआ डेफिनेशन में, बड़ी से बड़ी, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए वह मासा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एचसीएफ की डेफिनेशन है उसमें एक शब्द आता है बड़ी से बड़ी, तो उसी को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या निकलेगा, एचसीएफ। यदि एलसीएम होगा तो उसमें कहेगा वह छोटी से छोटी। तो जो एलसीएम की डेफिनेशन है यानी लासा की, वो क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए वह एलसीएम कहलाती है, यानी लासा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m या m नहीं है 3m या 3m+1 के रूप का होता है, और संकेत दिया हुआ है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है। संकेत दिया हुआ, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक वर्ग है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, कि माना ए और बी कोई
धनात्मक पूर्णांक हैं, जहाँ पर b बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा a बराबर BQ प्लस R 0 R लेस देन 3, यानी जो यहाँ हमारी R की वैल्यू है वो क्या होंगी, 0 से लेस देन होंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि वहाँ पे दिया हुआ था 6Q प्लस 1, तो हमारी जो B की वैल्यू थी वो कितनी थी, 6 थी। यानी जिन संख्याओं के साथ में कोई कांस्टेंट होता है वो तो हमारी B की वैल्यू होगी, और जिसके साथ में कुछ नहीं होगा उसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ जो हमारी R की वैल्यू है वो क्या है, जैसे B की वैल्यू 3 दे रखी है तो हमने बताया था कि जो R की वैल्यू है, जो हमको B की वैल्यू है उससे हम एक कम लेके चलते हैं। तो यहाँ जो R की वैल्यू है वो क्या होगी कि 0 1 और 2, ठीक है जी। तो ये हो गया केस फर्स्ट कि a बराबर BQ प्लस R। चाहूँ तो मैं एक ही जगह x भी रख सकता हूँ, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। पर मैं इसको a के रूप में ही कर रहा हूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x मान के कर लो चाहे a मान के कर लो। तो यहाँ पर रखेंगे, हमको पता है कि पुट b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि b की जगह तो मुझको 3 लेना ही लेना है, तो a बराबर 3Q प्लस 0, तो a बराबर आ गया 3Q। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो बोथ साइड्स आर स्क्वायर, यानी दोनों तरफ बोथ साइड्स आर स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और ये लिखना मुझको किसके रूप में, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ये मुझको दर्शाना है। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ वर्ग कर दिया और एक तरफ नहीं किया। जब घर में 2 भाई हैं तो दोनों को भी बराबर हिस्सा चाहिए। ऐसा तो है ना एक 10 रुपये ले लिए और एक 5 रुपये ले लिए, तो यहाँ तो झगड़ा पैदा हो जाएगा, एक ने 10 ले लिए एक ने 5 ले लिए, तो दोनों ने कहा चाहिए बराबर चाहिए। ऐसे ही यहाँ हमने क्या कर दिया है, दोनों में ही क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 9Q स्क्वायर। अब मुझको यहाँ किसकी फॉर्म में लिखने कह रहा है, इसको 3m के रूप में। तो जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो a स्क्वायर, तो मुझको यहाँ क्या चाहिए, m में चाहिए, और बाकी सब 3 चाहिए और m में चाहिए। तो 3 मैंने इसमें से बाहर ले लिया, क्योंकि जब 9 के फैक्टर करेंगे हम तो क्या आएगा 3 इंटू 3, तो मुझे 3 चाहिए, और बचा कुचा सब की जगह क्या चाहिए, m में चाहिए। तो माना लेट 3Q स्क्वायर बराबर m, तो a स्क्वायर बराबर आ गया क्या, 3m। तो एक तो इसने मुझसे ये मांगा था 3m, तो 3m तो मेरा आ गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे किसके रूप में लाना है, 3m प्लस 1 के रूप में, के सेकंड a बराबर BQ प्लस R, और जहाँ b बराबर 6 और r बराबर 1। तो रखेंगे भाई इस कंडीशन में a बराबर 3Q प्लस 1। फिर वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक को इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो वर्ग कर देंगे भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर
और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 3q और बी की वैल्यू है 1। ऐसा मत सोचना इस ए की जगह आएगा 3q, इसकी जगह यूज नहीं होगा। यदि ये x होता तो मैं कहाँ रख देता यहाँ, तो वो तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, चाहे मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, चलो फॉर्मूले को, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिससे कि कोई डाउट ही ना हो। x बराबर 3q और y बराबर 1। तो ये आ गया ए स्क्वायर, एक्स की जगह रख दिया मैंने 3q स्क्वायर, वाई की जगह रख दिया 1, 2 इंटू एक्स की जगह रख दिया 3q और वाई की जगह रख दिया 1। तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब मुझे ये किसके रूप में चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप में चाहिए। तो 9q स्क्वायर ब्रैकेट में 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। जब 3 बाहर ले लिया तो अंदर रह गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब जो बचा कुचा उसको क्या मान लेता हूँ मैं, m मान लेता हूँ, क्योंकि मुझको 3 भी मिल गया और 1 भी मिल गया। तो बचे कुचे को क्या मान लिया मैंने, m में मान लिया। क्या 3q स्क्वायर 2q बराबर m लेट, यानी माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है, m में। तो ये हो गया 3m प्लस 1। अब पूछे तो मुझसे इसने ये 2 कंडीशन ही है, चाहूँ तो मैं तीसरी कंडीशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसने पूछी नहीं है। निकालना चाहो तो निकाल दो, नहीं निकालना चाहो तो मत निकालो। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे किया जाएगा देखेंगे भाई, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ किसकी बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है, किसके रूप में हो सकता है, 9m। यही क्वेश्चन है सेम। चलो ये मिटा देता हूँ। वर्ग की जगह घन, और यहाँ 9m और यहाँ 9m। क्या कह रहा है कि 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। तो करने का तरीका तो वही है, पर जितनी हमको ज़रूरत है उतना यूज करेंगे। तो देखो भाई कैसे करेंगे। तो माना हल, माना ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, माना ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां पर बी बराबर कितना होगा भाई, बी बराबर यहाँ 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, ये कह रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ बी की वैल्यू हो गई यहाँ हमारी कितनी
तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो हो रही है। तो उसने क्वेश्चन में दिया है वैसे संकेत मान लीजिए कि यह कोई भी धनात्मक पूर्णांक यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट कल करेंगे, बहुत लंबी है।